मोदी जी ने एक क्लेरियन कॉल तो दी कि रेवड़ी कल्चर से दूर रहो, लेकिन सबसे बड़ी रेवड़ी तो यूनियन गवर्नमेंट की है कि देश में कितनी पॉवर्टी है, पहले ये तो बताइए ना। 815 मिलियन को फ्री फूड जा रहा है। जब आप फ्री फूड रेवड़ी दे देंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा कितना बचेगा आपके पास। G20 में अगर आप देखें, आपकी पर कैपिटा इनकम लोएस्ट है। अगर आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो वो सिर्फ योगा सिखाने से नहीं बनेंगे। और ये जो फूड सब्सिडी जो 2 लाख करोड़ पे फ्री बांटी जा रहे हो, इसको थोड़ा नीचे लाइए। आपको सस्टेनेबिलिटी देखनी है। क्या 67% लोग जो हैं वो खाना नहीं खा सकते? चाइना ने दुनिया में सबसे फास्टेस्ट पॉवर्टी रिडक्शन किया है। अगर आपको दुनिया में लीडर बनना है तो आपको रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप विश्व गुरु बन सकते हैं। Today we had with us very famous agriculture economist of our country, very renowned name, Dr. Ashok Gulati. Welcome sir, Paisa Live and ABP Live पे। Thank you for having me. सर, हमारा पहला कॉमन सवाल यही है कि अब कुछ ही दिनों में बजट आने वाला है 23-24। सर, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारी कंट्री का सोल है, आत्मा है, सर वो क्या एक्सपेक्ट करता है आने वाले बजट से, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर से? देखिए, अगर जनता जनार्दन की आप सोचते हैं और बजट देश के लिए बनता है तो सबसे ज़्यादा वर्क फोर्स कहाँ पे एम्प्लॉयड है, किस सेक्टर में है? 46% ऑफ इंडियाज़ वर्क फोर्स, 46% वो कृषि में एंगेज्ड है इस समय। तो एक ज़माना था जिस समय चरण सिंह जी और दूसरे कहा करते थे कि भाई आप उसी तरह से एलोकेशन कीजिए जहाँ पे जितने लोग लगे हुए हैं, लेकिन वैसा होता नहीं। और जो बजट दिया जाता है इतना है कि कम से कम खाने के लिए कोई ऐसी कमी नहीं है देश में कि आपको अगर बाज़ार में जाएं तो वो चीज़ नहीं मिल रही और 3 घंटे की लाइन लगानी पड़ रही है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप जाके ख़रीद सकते हैं। तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की ये होती है कि खाने के लिए जो चीज़ें हैं, जितनी कृषि से संबंधित हैं, वो खाने का माल बाज़ार में मिलना चाहिए। तो उसके लिए इतना बजट दे देती है सरकार। सर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पिछले बजट में यानी 22-23 में 1,24,000 करोड़ की एलोकेशन हुई थी, विच वाज उससे प्रीवियस वाले से अराउंड 400% ज़्यादा। तो सर फिर भी क्या वो सफिशिएंट है या काम चल रहा है या सफिशिएंट है? देखिए, इसमें कई तरह की चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। कई चीज़ें जो एग्रीकल्चर के बजट में नहीं दिखती मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में, वो आपको कुछ दिखेगा जैसे मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज में है। इरिगेशन के बड़े बड़े जो स्कीम्स हैं, मेजर एंड मीडियम इरिगेशन स्कीम्स, वो दूसरी मिनिस्ट्री में दिखेगा। फर्टिलाइज़र सब्सिडी है, वो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र्स में दिखेगी। सबसे बड़ी इस समय 2 लाख करोड़ से ऊपर की जो सब्सिडी है, फर्टिलाइज़र सब्सिडी, वो किसके लिए है? वो कृषि के लिए ही है ना, लेकिन वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के बजट में नहीं आएगी, वो कहीं और दिखेगी। तो ये जब तक आप सब इकट्ठी करके नहीं देखेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि कितना एग्रीकल्चर में जा रहा है। आपको एग्रीकल्चर को प्रोडक्टिव बनाना है, उत्पादकता बढ़ानी है, ठीक है? राइट। आपको सस्टेनेबिलिटी देखनी है कि ये नहीं हो रहा कि वाटर टेबल नीचे जा रही है, लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, एयर पोल्यूशन हो रहा है। राइट। तो जो प्रोडक्शन हो रहा है खाद्य सामग्री से ख़ास तौर से, वो एक सस्टेनेबल फैशन से होना चाहिए। तीसरी चीज़ एक और क्या होती है कि आप इस तरह से आगे बढ़ें कि आप ग्लोबली कंपैटिटिव हों। ये नहीं कि आपकी कॉस्ट दूसरे देशों से मुकाबले में बहुत ज़्यादा है तो फिर आपको 100% इम्पोर्ट ड्यूटी चाहिए अपने आप को बचाने के लिए। वो एक इनएफिशिएंट सिस्टम को जन्म देता है। तो कम्पिटिटिवनेस लेने के लिए आपको एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। राइट। इस समय ICAR जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, उसका बजट तकरीबन 8,000 करोड़ के आसपास है पिछले 3 साल से। लेकिन आप जब फ्री फूड बांट रहे हैं, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के
अंडर, यहाँ जो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना थी जो अभी डिसकंटिन्यू हुई है, उसके अंदर अगले साल का जो एस्टिमेट है 23-24 के बजट में, वो तकरीबन 2 लाख करोड़ की सब्सिडी का बजट है। 2 लाख करोड़ आप फ्री फूड दे रहे हैं, लेकिन जो एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो फाउंडेशन है आपकी एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, वो सिर्फ 8,000 करोड़ है। तो ये रेवड़ी कल्चर वर्सेस रिसर्च कल्चर, अगर आपको दुनिया में लीडर बनना है तो आपको रेवड़ी कल्चर जो है वो कम करनी पड़ेगी और आपको रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप विश्व गुरु बन सकते हैं। कुछ लाख करोड़ रुपए की आप सब्सिडी दे रहे हैं, जो अगेन एक टैक्स पेयर का पैसा है, मेरा पैसा है सर, हम सबका पैसा है, अगेन वो फ्री फूड जा रहा है। उसके ऊपर ज़्यादातर लोगों को, ठीक है इतनी नहीं होनी चाहिए मुश्किल, कोविड भी आया था, पैंडेमिक में बहुत लोगों को परेशानी भी हुई थी, सच में नहीं थी नौकरियां, खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन सर हमेशा के लिए कंटिन्यू करते रहे या हर साल देते ही रहे, तो सर हमारे टैक्स में ऑलरेडी हमें पता है कितने % हमारी जनता टैक्स देती है, उसका भी मेजर चंक सर फ्री फूड में जा रहा है। तो क्या उसके लिए बेटर ऑल्टरनेटिव्स नहीं है लगाने के लिए? बिल्कुल है, और इसके लिए जो 3-4 बड़ी सब्सिडीज़ हैं देश में, जिसको रेवड़ी कल्चर हम कह सकते हैं, उसमें सबसे बड़ा फूड और फर्टिलाइज़र ही आता है। आपको ये देखना पड़ेगा, देखिए जो आदमी बिल्कुल जिसको खाने को नहीं मिल रहा उसको सपोर्ट करना आपका धर्म है, ठीक है, आप अपने लेवल पे भी करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे और सरकार के, लेकिन ये कहना कि 67% पॉपुलेशन को इतनी गरीब है कि खाना नहीं मिल रहा, बेसिक स्टेपल नहीं ले सकते, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। अगर ये है तो 75 साल की डेवलपमेंट आपकी ज़ीरो है। 67% लोगों के एंटाइटलमेंट है, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यूपीए गवर्नमेंट 2013 में पास किया उन्होंने जो एक्ट, उसमें 3 रुपये दो, इस समय चावल सरकार को तकरीबन 37 रुपये किलो पड़ता है अपना खर्चा, उसको आप 3 रुपये में दे रहे थे उसको, और वो भी कह दिया आपने अब फ्री देंगे। कि देश में कितनी पॉवर्टी है पहले ये तो बताइए ना। क्या 67% लोग जो हैं वो खाना नहीं खा सकते, अपना कमा नहीं सकते? लेकिन ये फ्री कल्चर, रेवड़ी कल्चर जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, लेकिन ज़रूरत है वॉक द टॉक। तो सर अगर 67% ऐसा सरकार कह रही है कि वो नहीं कमा के खा सकते, तो फिर आप अपने एम्प्लॉयमेंट सेक्टर पे थोड़ा लुक करिए। अब 67% पॉपुलेशन बहुत होती है सर, बहुत होती है, मतलब 815 मिलियन को फ्री फूड जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट कहाँ है? एम्प्लॉयमेंट होती है जब आप इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। जब आप फ्री फूड रेवड़ी दे देंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा कितना बचेगा आपके पास? आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कीजिए ना, स्कूल बनाइए, सड़कें बनाइए, बिजली बनाइए, उसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। राइट। चाइना ने पिछले 40-50 साल में दुनिया में सबसे फास्टेस्ट पॉवर्टी रिडक्शन किया है। राइट। उसमें कोई प्रावधान नहीं था कि फ्री फूड दे दो। उन्होंने इन्वेस्ट किया है, ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट की है। जो उनका इन्वेस्टमेंट रेशो था 40% ऑफ जीडीपी जाता था। तो आप जब तक इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और इन्वेस्टमेंट के लिए जब तक आप ये जितनी सब्सिडीज़ हैं रेवड़ी जो हैं उनको रैशनलाइज कीजिए, सिर्फ उनके लिए रहे जो बिल्कुल गरीब हैं। लेकिन यहाँ तो भरमार है। आप फूड की बात कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र देख लीजिए, 90% सब्सिडी यूरिया पे है। राइट। 90% सब्सिडी दुनिया में कहीं नहीं है, कोई देश ऐसा नहीं है जिसमें 90% सब्सिडी ऑन यूरिया है। तो आप डायरेक्ट इनकम सपोर्ट दे सकते हैं। तो रीपर्पजिंग ऑफ दीज सब्सिडीज, रीअलाइनिंग दीज सब्सिडीज जो एनवायरनमेंट को हार्म कर रही हैं और जो इंसान को भी निकम्मा बना रही हैं, राइट, इनसे दूर होना पड़ेगा। सर हमारी कंट्री में आपको नहीं लगता कि बहुत सारे ऐसे और सेक्टर्स हैं, डिफेंस की बात करो, एरोस्पेस है, और भी रेलवेज है, कितना बजट वहाँ पे एलोकेट होता है, बट एग्रीकल्चर में इनोवेशन के लिए और डेवलपमेंट के लिए स्कोप, बैंडविड्थ ही नहीं दे रखी है। देखिए, हमने अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो
लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान। राइट, या अभी मोदी जी ने एक और थोड़ा सा ऐड किया है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। अनुसंधान मतलब इनोवेशंस एंड रिसर्च। तो वो सिर्फ स्लोगन से दूर नहीं होगा, वो डेवलप जो आप कह रहे हैं सिंगापुर में वर्टिकल फार्मिंग है, तो इस तरह की कई तरह की इनोवेशंस है। आप इज़राइल में जाइए, हॉलैंड में जाइए, आपको पता चलेगा एग्रीकल्चर क्या हो सकती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अगर एक्सपेंडिचर नहीं होगा, नई टेक्नोलॉजीज़ नहीं आएंगी, तो आप दूसरों पे डिपेंडेंट रहेंगे, चाहे वो डिफेंस है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, और चाहे वो कोई और सेक्टर है। आज डिफेंस में आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली इंपोर्ट कर रहे हैं। राइट। तो वो रिसर्च अगर यहाँ, तो वो पैसा कहाँ से आएगा रिसर्च में लगाने के लिए? वो रेवड़ी कल्चर को आपको कंटेन करना पड़ेगा। राइट सर, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स, ब्राइट माइंड्स कहते हैं। एंटरप्रेन्योर्स तो चलो बाद में बनेंगे वंस दे गेट इनटू इट। सर कितने सारे ब्राइट माइंड्स हैं जो एक्चुअली एग्रीकल्चर के अंदर उतरना चाह रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। कोई ड्रोन बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई एप्स बना रहा है, कोई टैबलेट बना रहा है। सर इनको भी तो बूस्ट चाहिए। बिल्कुल, जो आज की डेट पे 500 से ज़्यादा एग्रीकल्चर में ही स्टार्टअप्स हैं, तो उनके लिए इंसेंटिव चाहिए और वो रिस्क कैपिटल चाहिए। तो सरकार ने कुछ इनिशिएट किया है, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ इनिशिएट नहीं किया, लेकिन वो आपको जो आपका सपना है विश्व गुरु बनने का 2047 तक, वो इन पॉलिसीज से तो नहीं बन सकते। आपकी G20 में अगर आप देखें ग्रुपिंग में, आपकी पर कैपिटा इनकम लोएस्ट है पर कैपिटा। आप ओवरऑल जीडीपी हम नंबर 5 पे हैं या 3 पे हैं, चले जाएंगे 3 पे, ये सपने हैं। अल्टीमेटली विश्वगुरु कौन है? सबसे ज़्यादा दुनिया में जो इन्वेस्टमेंट R&D में हो रही है वो कौन करता है? US। 36% जो G20 जो 90% ऑफ ग्लोबल R&D करता है, उसमें से 36% US करता है। राइट। और US की पर कैपिटा इनकम इज़ द हाईएस्ट अमंग्स G20 कंट्रीज। राइट। तो इस समय पिछले 100 साल से विश्वगुरु US है। अगर आप विश्वगुरु बनना चाहते हैं तो वो सिर्फ स्लोगन से या सिर्फ योगा सिखाने से नहीं बनेंगे, वो आपको यहाँ की प्रॉस्पेरिटी के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। तो आपको अगर 10 और रिवोल्यूशन करने हैं एग्रीकल्चर के अंदर, तो आपको इनोवेशन करनी पड़ेगी। राइट। ठीक है, तो ग्रेजुअल प्रोसेस है। आई होप वी कैन डू इट, देन एग्रीकल्चर इज सेफ, उससे फार्मर की इनकम भी बढ़ेगी। सो माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज के इस वाली टर्म का कह सकते हैं कि इनका आखिरी बजट है, अगला तो इंटरिम बजट ही आएगा। एंड एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी होता है, वी ऑल नो। तो क्या इस बार हमें लगता है कि कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती हैं? मेरा निवेदन ये है, अगर इस देश को आगे बढ़ाना है तो आपको इन ए कैलिब्रेटेड मैनर जितनी फ्रीबीज हैं इन पे अंकुश लगाना पड़ेगा। वो सिर्फ उसको जाए जो बिल्कुल डायर सिचुएशन में है, जो बिल्कुल जीने से मुश्किल हो रहा है जिसका, बजाय ये रेवड़ी कल्चर के आप स्किल फॉर्मेशन में 4 गुना ज़्यादा खर्चा कीजिए। उनके स्किल बढ़ाएंगे तभी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। वेल, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी एंड नॉलेजेबल कॉन्वर्सेशन थी आपके साथ। एंड वी थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ पैसा लाइव। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी।